Hi, in this session we are going to learn about the analysis and its classification. So let's start this session now. Let us start the session. So let us start the session now. What is analysis? First we understand. In the previous session we have studied about the data and its classification, and in this session we are going to understand about the analysis. What is analysis? Classification of analysis we will try to understand, because this training module based on the data analytics. So we have to understand what is data and what is analysis. That is very important. So here we see what is analysis. Analysis is the process of examining, breaking down and interpreting data or information to uncover patterns, relationships, trends और insights. ये एक प्रोसेस है एग्जामाइन करने का, ब्रेक डाउन करना एनालिसिस को, अलग अलग पार्ट के हिसाब से अपन को अलग अलग तरह के एनालिसिस करना, एंड इंटरप्रेटिंग डेटा और इन्फॉर्मेशन टू अनकवर पैटर्न. जो भी पैटर्न उसमें बन रहे हों उनको अनकवर करना, उससे इन्फॉर्मेशन निकालना, है ना. या रिलेशनशिप फाइंड आउट करना वेरिएबल्स में, ट्रेंड्स देखना, है ना, और इनसाइट्स डिग आउट करना. तो इट इन्वॉल्व सिस्टमेटिकली इवेल्युएटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स इशू और प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड इट बेटर एंड ड्रॉ मीनिंगफुल कंक्लूजन. इसमें एक सिस्टमेटिक वे में कॉम्प्लेक्स इशू को या प्रॉब्लम को इवेल्युएट किया जाता है उसके कंपोनेंट के आधार पर, जिससे कि हम समझ सकें और एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकें और हम एक अच्छा कंक्लूजन ले सकें उस आधार पे, है ना. दैट इज एनालिसिस. तो एनालिसिस जैसा कि हमने डेटा एनालिटिक्स की डेफिनेशन में देखा था कि इट इज़ अ प्रोसेस, है ना. तो ये प्रोसेस है एग्जामाइन करना, ब्रेक डाउन करना चीज़ों को, है ना, ग्रुप बाय करके इस तरीके से, और इंटरप्रेट करना. ये सब चीज़ें डेटा एनालिसिस में आता है. एनालिसिस यदि हम बेसिकली देखें तो ये कहलाता है. अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिसिस. जो पहला क्लासिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, दो प्रकार का होता है. पहले यदि हम क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात करें तो क्वालिटेटिव जो एनालिसिस है फोकसेस ऑन नॉन न्यूमेरिक डेटा. सीधी सा इसमें समझ में आ रहा है कि क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो नंबर तो होंगे नहीं, नॉन न्यूमेरिक डेटा होगा, टेक्स्ट होंगे, इमेज होगा, ऑडियो होगा. यूज टू आइडेंटिफाई थीम्स, पैटर्न्स एंड नैरेटिव्स. उसमें थीम को आइडेंटिफाई करते हैं, उनके पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं, उनके नैरेटिव को आइडेंटिफाई करते हैं. इसका यदि एग्जाम्पल देखें तो जो कस्टमर का फीडबैक होता है ना, तो उनके सेंटिमेंट को समझने के लिए हम उनके फीडबैक की स्टडी करते हैं. ठीक है. ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज़ भी जो हैं उनकी जो पोस्ट होती हैं उस पर जो लोग रहते हैं अपना रिएक्शन देते हैं, उससे वो सेंटिमेंट एनालिसिस के थ्रू जज करते हैं, है ना, कि आगे की उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी, किस तरह की पोस्ट उनको आगे पब्लिश करवानी है. ये सब चीज़ों का वो ध्यान रखते हैं, या अपने भाषण में आगे किन चीज़ों को या अपने मैनिफेस्टो में क्या क्या रखना है, ये सब चीज़ डिसाइड होती है. इसी प्रकार दूसरा आता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस. क्वांटिटेटिव एनालिसिस में सीधे से क्वांटिटी की बात है, इन्वॉल्व्स न्यूमेरिक डेटा एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स. अब न्यूमेरिक डेटा का मतलब नहीं कि पूरे वेरिएबल न्यूमेरिक, कैटेगरिकल वेरिएबल भी होंगे. टेक्स्ट अलग चीज़ है, टेक्स्ट एक सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूँ क्वालिटेटिव. यहाँ कैटेगरीज हो सकती हैं, है ना. तो न्यूमेरिक डेटा होता है जिससे कि हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक के थ्रू इजीली उसको कंप्यूट कर सकते हैं चीज़ों को और रिजल्ट ला सकते हैं. यूज टू क्वांटिफाई वेरिएबल्स, आइडेंटिफाई कोरिलेशन, प्रिडिक्ट आउटकम्स, है ना. वेरिएबल को क्वांटिफाई करते हैं. मान लीजिए आपका कोई कैटेगरिकल वेरिएबल है तो उसको भी तो हम क्वांटिफाई करते हैं,
उसकी फ्रिक्वेंसी देख के, उसके परसेंटेज देख के हर कैटेगरी की, है ना। तो वो भी क्वांटिफाई वेरिएबल्स, आइडेंटिफाई कोरिलेशन, दो वेरिएबल्स के बीच में कैसा क्या कोरिलेशन है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर प्रिडिक्ट आउटकम्स, जो भी आउटकम आते हैं उनको हम प्रिडिक्ट करते हैं। एग्जाम्पल यदि हम इसका देखें तो एनालाइजिंग सेल्स डेटा हमारे पास है ना, उसको एनालिस करके फोरकास्ट फ्यूचर ट्रेंड्स को हम बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात कर रहे हैं। अब क्या होता है, यदि आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं मालूम कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में लोगों का क्या रिएक्शन होगा, लोग क्या ऑप्शन देंगे, उसमें आपका ऑप्शन नहीं मालूम, किसी चीज़ के कैटेगरीज आपको नहीं मालूम, तो फिर आप ओपन एंडेड क्वेश्चन रखते हो, क्वालिटेटिव क्वेश्चंस रखते हो, और वो क्वालिटेटिव फॉर्म में आप उनसे पूछते हो। तो जब हमें क्वालिटेटिव में लोगों के रिस्पॉन्स और वो सब चीज़ें पता चलती हैं, ऑप्शंस पता चलते हैं, फिर हम बाद में इन फ्यूचर उन ऑप्शंस को लेके कैटेगरिकल वेरिएबल की तरह यूज़ कर सकते हैं क्वांटिटेटिव में, है ना। तो क्वालिटेटिव का भी अपना एक इम्पोर्टेंस है और क्वांटिटेटिव का तो अपना है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और स्टडी मटेरियल के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसमें रजिस्टर करें। जैसे जैसे सेशंस आगे बढ़ते जाएंगे आपको पूरा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। ये पूरा मॉड्यूल जो है, जो आपको फर्स्ट वीडियो में बताया गया है कैपेसिटी बिल्डिंग के, 100% फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री है, इसमें कोई भी हिडन कॉस्ट नहीं है, ठीक है। तो आप इसको रेगुलर डेली बेसिस पे ये वीडियो अपलोड होते हैं दोपहर को, डेली आफ्टरनून में आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल बटन दबाते हैं, तो उससे बेनिफिट ये होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे कि वीडियो अपलोड हो गया, आप उसको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्लासिफिकेशन एनालिसिस 2 में यदि हम देखें तो एनालिसिस जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड किया हमने। पहले वाले में तो हमने 2 लिया था, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। यहाँ पे जो दूसरा क्लासिफिकेशन की यदि हम बात करें तो ये 4 पार्ट में डिवाइड किया है: डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, डायग्नोस्टिक एनालिसिस, प्रेडिक्टिव एनालिसिस और प्रेस्क्रिप्टिव एनालिसिस, ठीक है। अब डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्या होता है, व्हाट इज, क्या है आपके पास, मतलब कितने, मान लीजिए आपका जेंडर का कॉलम है किसी डेटा सेट में, तो कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, व्हाट इज, क्या है आपके पास डेटा में, करंट डेटा में। फिर मेल की एवरेज एज कितनी है, एज का भी कॉलम है आपके पास, फीमेल की एवरेज एज कितनी है ना। फिर मेल की एवरेज इनकम कितनी है, फीमेल की एवरेज इनकम कितनी है, या उनके जॉब डिस्क्रिप्शन से, आप मेल किस तरह के जॉब प्रोफाइल पे हैं, फीमेल किस तरह की जॉब प्रोफाइल पे ज़्यादातर। ये सब चीज़ें आप डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में करते हैं। इसमें मीन, मोड, मीडियन और ये सब चीज़ें हम लोग इसके अंदर सॉर्ट आउट करते हैं, कोरिलेशन हुआ और भी चीज़ें हुई, हम इसमें निकालते हैं। अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक की। वाई इट इज, ऐसा क्यों है। यदि मान लिए मेल और फीमेल के एज में किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक बड़ा डिफरेंस दिख रहा है, एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिख रहा है ना, तो वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस किस कारण से है ना, वो सॉर्ट आउट करते हैं कि भाई जॉब इस तरह के हैं, उसमें ज़्यादातर जो जॉब प्रोफाइल ऐसी हैं जब मेल वर्कर ही काम कर सकते हैं, फीमेल नहीं कर सकते। दूसरा और कोई रीज़न हो सकता है कि पहले फीमेल्स जो थी वो जॉब में ज़्यादा नहीं आया करती थी, तो मेल का वर्चस्व ज़्यादा है ना। इसी प्रकार से आप एज, एवरेज एज का भी देख सकते हैं, ठीक। तो ये सब चीज़ें आप लोग वाई टी के अंदर ऐसा क्यों है, कारण डायग्नोस करना उसको, है ना, ये हम लोग डायग्नोस्टिक एनालिसिस में करते हैं। तीसरा है प्रेडिक्टिव, व्हाट विल बी, क्या होगा। मान लीजिए क्रॉप प्रोडक्शन और रेन, ये 2 वेरिएबल लेके मैंने एक प्रेडिक्टिव मॉडल बनाया, यहाँ से मशीन लर्निंग स्टार्ट हो जाता है। प्रेडिक्टिव मॉडल बनाया और मेरे पास पिछले 20 साल का, 50 साल का डेटा है रेन का, किसी पर्टिकुलर रीजन का, वहाँ का। तो मैं उससे एक मॉडल ट्रेन किया हिस्टोरिक डेटा से, और उस मॉडल में यदि मैं रेन डाल दूं कि इस साल इतना रेन यदि होता है तो क्रॉप प्रोडक्शन कितना होगा, तो वो प्रेडिक्ट कर देगा कि भाई आपका इतना मिलीमीटर रेन हुआ, x मिलीमीटर रेन हुआ, तो y मेट्रिक टन क्रॉप प्रोडक्शन होगा,
तो ये प्रेडिक्टिव एनालिसिस होता है। नेक्स्ट जो है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रिस्क्राइब करना, रिकमेंड करना, है ना, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं डायग्नोस करने के बाद, वो चीज़। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में यदि हम देखें तो व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए। अभी जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको क्रॉप प्रोडक्शन और रेन का। अब क्रॉप प्रोडक्शन जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो खाली रेन पे ही डिपेंड नहीं है, और भी फैक्टर्स हैं जो क्रॉप प्रोडक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे कि सॉइल क्वालिटी, सीड क्वालिटी, है ना, फिर फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, सनलाइट, इरिगेशन, ये सब फैक्टर्स हैं, एंड इन नंबर्स ऑफ फैक्टर्स अफेक्ट द क्रॉप प्रोडक्शन। तो मान लीजिए आपने पहले मशीन लर्निंग मॉडल बनाया इन्हीं सब फैक्टर को लेके, आप जिस प्रकार की सॉइल क्वालिटी है, पोटेशियम कितना है, नाइट्रोजन कितना है, फास्फोरस कितना है, वो उसमें डाला, कितना हमारे सॉइल का एनालिसिस आया है, उसमें ये इतना है, वो आपने डाला। फिर आपने डाला कि भाई सीड क्वालिटी में ये यूज़ कर रहा हूँ पर्टिकुलर, उसके बाद आपने डाला कि भाई फर्टिलाइज़र में ये वाला यूज़ करने वाला हूँ, फिर आपने डाला सनलाइट की इंटेंसिटी एवरेज ये होती है, ठीक है, फिर आप पेस्टिसाइड्स टाइम पे जो यूज़ करोगे, है ना, अलग अलग टाइम पीरियड पे, वो आपने वहाँ इंडिकेट कर दी। इसके बाद आपने क्या किया कि उसमें इरिगेशन, भाई जब तक बारिश हो रही तब तो पानी कोई दिक्कत नहीं है, बारिश जब बंद हो जाती है तो खेतों में पानी डालना पड़ता है, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या रहेगी, सनलाइट इंटेंसिटी के हिसाब से, ह्यूमिडिटी के हिसाब से, तो वो आपने उसके अंदर फिट कर दिए पैरामीटर। और इन पैरामीटर्स के हिसाब से आपका प्रोडक्शन जो प्रेडिक्ट हुआ है क्रॉप का, वो 100 मेट्रिक टन हुआ मान लीजिए, पर जो क्रॉप आप उगा रहे हो और आप चाहते हो कि नहीं यार मुझे तो इसमें 140 मेट्रिक टन मिलना चाहिए इतने एरिए में, है ना, तो अब आप क्या करोगे, आपको प्रेडिक्शन तो 100 मेट्रिक टन का आ रहा है और आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, 140 मेट्रिक टन। अब आप क्या करोगे, यहाँ हम क्या कर सकते हैं, एक्सपर्ट एडवाइस लेंगे, है ना, या तो कोई एक वो एक्सपीरियंस फार्मर होगा जिससे हम एक्सपर्ट एडवाइस लेंगे, या फिर वो एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हो सकता है। हम उनसे एडवाइस लेंगे कि साहब हमारा ये है, तो वो बताएगा कि हाँ भाई आप ये नहीं पर्टिकुलर ये सीड यूज़ कर लो या ये फर्टिलाइज़र यूज़ कर लो, है ना, वो थोड़े से उसमें वेरिएशन करवाएगा, उससे आपका प्रोडक्शन 100 मेट्रिक टन से बढ़ के 120, 125, 130, 140 भी हो सकता है ना। तो ये एक्सपर्ट एडवाइस जो ले रहे हैं हम ह्यूमन इंटेलिजेंस की ले रहे हैं। यदि हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल पहले से बना हो तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी तो एडवाइस ले सकते हैं, वो भी तो हमें प्रिस्क्राइब कर सकता है चीज़ों को। तो यदि हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल है, हम उसमें डाल दें कि भाई हमारा इतना प्रोडक्शन चाहिए, हमारी सॉइल क्वालिटी ये, सन का हमारे हाथ में नहीं है तो सनलाइट की इंटेंसिटी ये है, हमारा रेन इतने मिलीमीटर है। अब बाकी की चीज़ें वो सजेस्ट करेगा कि भाई आपको सीड इस क्वालिटी का लेना चाहिए यदि आपको इतना प्रोडक्शन चाहिए, तो इस क्रॉप का आपको फर्टिलाइज़र फलाना यूज़ करना चाहिए, है ना, इस ब्रांड के ये चीज़ इस कॉन्फ़िगरेशन की यूज़ करना चाहिए, आपको पेस्टिसाइड्स इस तरह से उपयोग करना चाहिए, है ना, इरिगेशन आपका ये ह्यूमिडिटी के पैरामीटर हो तो आपको इस प्रकार से इरिगेशन करना है, वो एआई आपको सजेस्ट करेगा। तो वो हो गया प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ प्रेडिक्टिव जो है वो मशीन लर्निंग है, सीखता है वहाँ, और प्रिस्क्रिप्टिव जो वो एक्सपर्ट हो जाता है जब मशीन लर्निंग मॉडल, तो वो आपको एडवाइस देने लगता है, सजेशन देने लगता है, रिकमेंडेशंस देता है। तो इस प्रकार से ये क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिसिस होता है, ठीक है।
अब हम इसको थोड़ा सा और एलाबोरेटली देखते हैं। जैसे डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है, तो ये क्या करता है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ द डेटा। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस डिस्क्राइब करता है कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स को डेटा के उसके क्या लक्षण है ना, और क्या फीचर्स हैं उसके। ठीक। दूसरा, प्रोवाइड समराइज एंड इंसाइट्स इनटू द करंट स्टेट ऑफ डेटा। हम समराइजेशन करते हैं, हम मीन निकालते हैं, हम जैसे आप मान लीजिए कि मेल का अपन ने एवरेज एज निकाला है ना, फीमेल का एवरेज एज निकाला, तो ये समराइजेशन किया इंसाइट्स का ना। तो करंट स्टेट ऑफ डेटा की मैंने पहले भी बात करी कि करंट डेटा में जो हमारे पास है उसके बारे में बात करते हैं। इसके यदि एग्जाम्पल देखें, कैलकुलेटिंग एवरेज सेल्स पर मंथ, यदि हमें एवरेज सेल्स करना है तो मंथ वाइज हमने ग्रुपिंग कर दी है ना, समराइज कर दिया। तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, प्रोडक्ट वाइज भी कर सकते हैं सेल्स, ठीक है, एजेंट वाइज भी कर सकते हैं। अब डायग्नोस्टिक एनालिसिस की बात करें, ये आइडेंटिफाई द रीजंस बिहाइंड ऑब्जर्व आउटकम्स और पैटर्न्स। जो भी हमारे पास आउटकम आए, यदि उसमें सिग्निफिकेंस कुछ दिख रहा है तो उसके पैटर्न को, उसके कारण को हम लोग सर्च करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, क्या कारण हो सकता है डिफरेंस का, है ना। तो ये इस प्रकार से आइडेंटिफाइज द रीजंस बिहाइंड ऑब्जर्व्ड आउटकम्स और पैटर्न्स। फिर यूज टू एक्सप्लोर कैजुअलिटी एंड अंडरस्टैंड व्हाई समथिंग हैपेंड, है ना। यूज टू एक्सप्लोर कॉजलिटी एंड अंडरस्टैंड व्हाई समथिंग हैपेंड। कॉज एंड इफेक्ट की बात करते हैं डायग्नोस्टिक में। भाई हम एक्सप्लोर करते हैं क्या कॉज होता है, हो सकता है उसको, कॉजलिटी की बात कर रहे हैं। एंड अंडरस्टैंड व्हाई समथिंग हैपेंड, कि भाई क्यों हुआ ऐसा। भाई मान लो ए और बी सेक्शन है किसी स्टैंडर्ड के, एक सेक्शन के बच्चों के मार्क्स कम है, उनका एवरेज जो है 45 मार्क्स का है, और बी सेक्शन के बच्चों का एवरेज 62 मार्क्स का है। तो हम उसके कॉज तो मालूम कर सकते हैं, क्या कॉजलिटी है, क्या कारण हो सकता है उसके अंदर। भाई बच्चों का आईक्यू कम है, एक ये रीज़न हो सकता है कि बी सेक्शन के बच्चों का ए सेक्शन के बच्चों का आईक्यू कम हो, बी का आईक्यू अच्छा हो, तो ए सेक्शन के बच्चों का जो परसेंटेज है वो कम है, एवरेज परसेंटेज, और बी सेक्शन के बच्चों का एवरेज परसेंटेज ज़्यादा है। एक तो ये कारण हो सकता है। या जो टीचर है दोनों सेक्शन में, यदि डिफरेंट टीचर पढ़ा रहे हैं तो वहाँ भी दिक्कत हो सकती है ना। तीसरा एक और हिडन कारण हो सकता है। ऐसे ही एक केस मेरे पास आया था एक स्कूल का, तो वहाँ पर यही था कि दोनों सेक्शन में, एक सेक्शन जो बी सेक्शन था वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम था कि वहाँ बच्चों के बाकी सब्जेक्ट में तो अच्छे मार्क्स थे और मैथ में उनके मार्क्स बहुत कम थे। उस टाइम क्या हुआ था कि जो सीबीएसई ने 10th बोर्ड को ऑप्शनल कर दिया था, तो मोस्ट ऑफ द स्कूल्स क्या कर रहे थे कि ऑप्शनल ही चला रहे थे कि चलो पास हो जाएगा बच्चा, आगे प्रमोट हो जाते थे। अब अचानक से उस साल सीबीएसई ने क्या किया कि सीबीएसई बोर्ड कंपलसरी कर दिया 10th स्टैंडर्ड में, और वहाँ जब इन्होंने प्री बोर्ड एग्ज़ाम लिए बच्चों के, तो वहाँ ये कंडीशन, हाफ ईयरली में भी वही कंडीशन रही और प्री बोर्ड में भी बी सेक्शन के बच्चों की वही कंडीशन, ए सेक्शन के बच्चों का बहुत अच्छा रिजल्ट था। तो दे कॉल्ड मी कि सर वी वांट टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ दिस, हमें समझ में नहीं आ रहा क्या कारण है। आई वेंट ओवर दियर, आई हैव टेकन द रिजल्ट्स ऑफ दोज स्टूडेंट्स, 9th स्टैंडर्ड के भी रिजल्ट लिए उनके, और बाकी भी जो टेस्ट के रिजल्ट है मैंने एनालिसिस किया उसका। बाकी सब्जेक्ट में बच्चे अच्छे कर रहे हैं, साइंस में बहुत अच्छा कर रहे हैं, इंग्लिश में बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैथ्स में ही बी सेक्शन में जो 9th में अच्छा कर रहे थे बच्चे, उन सब का रिजल्ट डाउन हुआ है। अब क्या है कि रीज़न ये था, मैंने बच्चों से पूछा भाई आप ट्यूशन जा रहे थे, कि नहीं सर हमने तो ट्यूशन वगैरह तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ट्यूशन पेरेंट्स भी अपने पैसे बचाने की सोचते हैं, है ना, कि भाई जब मेरे 1000 रुपये 2000 रुपये महीने के बच रहे हैं और बच्चे को प्रमोट होने, ये बोर्ड ख़त्म हो गया था, तो बच्चे ट्यूशन जा नहीं रहे थे। अब जो कुछ पढ़ाई थी वो स्कूल की ही पढ़ाई पे डिपेंडेंट थे, ठीक है। तो उस कारण से मैंने जब देखा कि टीचर सेम टीचर पढ़ा रहे दोनों सेक्शन में, बच्चों के दूसरे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स हैं, लास्ट ईयर मैथ्स में भी अच्छे मार्क्स थे,
मतलब उनका IQ लेवल भी अच्छा है। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? फिर मैंने उनका टाइम टेबल कोऑर्डिनेटर को बोला कि मैं देखना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे टाइम टेबल दिखाया। तो उन बच्चों का मैथ्स का पीरियड लंच के जस्ट नेक्स्ट टू लंच था, पीरियड लंच के बाद वाला पीरियड जो था वो मैथमेटिक्स का था। जिस कारण से क्या होता है कि बच्चे लंच के बाद उतना कंसंट्रेट नहीं कर पाते, है ना, और रिजल्ट डाउन हो रहा था। ओनली दिस वाज द रीज़न, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टैटिस्टिक्स में इंटरप्रिटेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो एक्सपीरियंस से आता है। तो यहाँ भी यही बात थी कि वो लोग नहीं समझ पाए उस इतनी सी चीज़ को टाइम टेबल में देख के कि लंच के बाद का पीरियड है, जिस कारण से हमारे यहाँ का रिजल्ट डाउन हो रहा है। तो यूज टू एक्सप्लोर कॉजलिटी एंड अंडरस्टैंड वाई समथिंग हैपन, ये डायग्नोस्टिक एनालिसिस में करते हैं। एग्जाम्पल देखें तो इन्वेस्टिगेटिंग ए ड्रॉप इन सेल्स टू आइडेंटिफाई कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। मान लीजिए कहीं सेल्स ड्रॉप हो रही है, तो हम देखें कि किस कारण से हो रही, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर क्या है उसका, किस कारण से वो ड्रॉप हो रही है। तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है इसका। नेक्स्ट आता है हमारा प्रेडिक्टिव एनालिसिस। प्रेडिक्टिव एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, हिस्टोरिक डेटा को यूज़ करते हैं और स्टैटिस्टिकल मॉडल क्रिएट करते हैं जो फ्यूचर फोरकास्ट के लिए या प्रेडिक्शन के लिए। अभी हम देखेंगे कि फोरकास्ट और प्रेडिक्शन में भी डिफरेंस होता है। जब हम आएंगे उस तरफ प्रेडिक्टिव मॉडलिंग पे, तब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ helps anticipate ट्रेंड्स और आउटकम्स बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग डेटा। ये हमें मदद करता है ट्रेंड्स को एंटिसिपेट करने में, है ना, उसका आगे उपयोग करने में, और आउटकम बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग डेटा से हम आउटकम ले सकते हैं। एग्जाम्पल देखें, प्रेडिक्टिंग कस्टमर चर्न बेस्ड ऑन द पास्ट बिहेवियर। कस्टमर चर्न का मतलब ये होता है जो कस्टमर आपका सब्सक्रिप्शन छोड़ के दूसरे कंपनी के सब्सक्रिप्शन लेंगे। जैसे जियो छोड़ के लोग BSNL में जाएंगे, तो चर्न हो गया। एक कंपनी से, खाली टेलीकम्युनिकेशन नहीं, हर कंपनी में चर्न होता है। एम्प्लॉय चर्न भी होता है जिसको एट्रिशन बोलते हैं। तो वो प्रेडिक्शन करना कि भाई कौन क्लाइंट हमारा कब ये दूसरी कंपनी को शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो इस तरह के प्रेडिक्शन भी हम लोग कर सकते हैं, सेल्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं इसके प्रेडिक्टिव मॉडलिंग में। अब आता है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में रेकमेंड्स एक्शन बेस्ड ऑन द डेटा एनालिसिस। डेटा का एनालिसिस करके हम एक्शन रेकमेंड करते हैं उनको कि आप ये करो। जैसे आप देखेंगे नेटफ्लिक्स में आपको रेकमेंड होता है कि नहीं, ये मूवी आपका इतना % आपका जो है नेचर उसको पिछले एक्सपीरियंस से आपके वो सिलेक्ट करके देता है कि इतना % मैच कर रहा है आपका टेस्ट उसमें, है ना। ऐसे ही आप आजकल तो जोमेटो स्विगी पे भी ये लोग करने लगे हैं कि आप जो चीज़ मंगवाते हो उससे रिलेटेड डिश वो आपको रिकमेंड करता है, उसी टेस्ट से रिलेटेड, कि आप जो दूसरे लोगों ने उसके साथ खाई होगी तो वो आपको भी रिकमेंड करता है कि लोग इसके साथ ये पसंद करते हैं, उसका फिर कॉम्बो चलाते हैं। तो रिकमेंड एक्शन बेस्ड ऑन द डेटा एनालिसिस। फिर इन्वॉल्व सिमुलेशंस एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स टू सजेस्ट बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, है ना। तो जो सिमुलेशन मतलब कि आपको थोड़ा सा वर्चुअल एनवायरनमेंट में उस तरीके से हम सिमुलेट करके, एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स टू सजेस्ट द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को बताता है। कहीं क्या होता है कि हम प्रोडक्शन लाइन को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, हम सिमुलेशन पे उसका मॉडल बनाते हैं, है ना। फिर हम उसके रिजल्ट देखते हैं, फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं, क्योंकि आप रनिंग किसी प्लांट के अंदर कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, उनकी प्रोडक्शन लाइन को ब्रेक नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल देखें तो रिकमेंडिंग ऑप्टिमल प्राइसिंग स्ट्रेटजीज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। यदि आपको मैक्सिमाइज प्रॉफिट करना है तो ऑप्टिमल आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज क्या होना चाहिए, ये रिकमेंड करने के एक मॉडल बना सकते हैं ना। और भी है, जैसे मैंने क्रॉप का ही बताया था आपको, है ना। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट मॉडल AI हम लोग डेवलप कर सकते हैं और उनको हम यूज़ कर सकते हैं आगे। अब इम्पोर्टेंस ऑफ एनालिसिस है क्या भाई, एनालिसिस का क्या महत्व है, हम ये भी तो देखें। इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग में मदद करता है हमें, है ना। प्रोवाइड्स अ सॉलिड फाउंडेशन फॉर मेकिंग एविडेंस बेस्ड डिसीजन, क्योंकि साइंटिफिक डिसीजन लेते हो आप, फिर
है ना, सब्जेक्टिव नहीं होता है, ठीक है, साइंटिफिक हो गया। प्रॉब्लम सॉल्विंग हेल्प्स आइडेंटिफाई रूट कॉज ऑफ इशू एंड पोटेंशियल सॉल्यूशन। आपकी जो प्रॉब्लम है उसका रूट कॉज हम लोग ढूंढने में मदद करता है ना, और एक पोटेंशियल सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड करवाता है। तीसरा, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजीज एंड प्लान बेस्ड ऑन डेटा इंसाइट्स। अब डेटा की जो इंसाइट्स है उसके हिसाब से यदि वो मिल जाती हैं तो आप उस हिसाब से आगे की अपनी प्लानिंग करते हो, अपनी स्ट्रेटजी प्लान करते हो, है ना, ये सब आप कर सकते हो इससे। एफिशिएंसी की यदि हम बात करें तो ऑप्टिमाइजेस प्रोसेसेस एंड रिसोर्सेज बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ थिंग्स वर्क एंड वेयर इम्प्रूवमेंट कैन बी मेड। तो इसमें हम लोग प्रोसेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, हमारे रिसोर्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एनालिसिस रहा है हमारा तो मान लीजिए आपके पास कुछ ऑर्डर्स ज़्यादा आने लग रहे हैं, ऑर्डर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो आपको रिसोर्सेज तो रखना पड़ेंगे ना प्रोडक्शन में, या प्लांट आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस रिसोर्सेज बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ थिंग्स वर्क एंड वेयर इम्प्रूवमेंट कैन बी मेड। अभी कुछ प्रोडक्शन डाउन हो रहा है, कुछ प्रोडक्शन लाइन में प्रॉब्लम है, या कोई सप्लाई चेन में प्रॉब्लम है, उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी हम लोग इसके अंदर मतलब इम्पोर्टेंस है एनालिसिस का, ये सब महत्व है कि इसका ये फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं लास्ट। अब हम कंक्लूड करते हैं इसको। तो एनालिसिस इज ए क्रिटिकल स्किल अक्रॉस वेरियस फील्ड, है ना, एक थोड़ा सा क्रिटिकल स्किल है, बहुत आसानी से नहीं सीखी जा सकती, थोड़ा सा क्रिटिकल ज़रूर है। फ्रॉम बिजनेस एंड फाइनेंस टू साइंस एंड इंजीनियरिंग, है ना, सभी जगह उपयोग होता है, बिजनेस में, फाइनेंस में, है ना, साइंस इंजीनियरिंग में, हर जगह इसका। एंड इट एनेबल्स इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू मेक सेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा। जो डेटा हमारे पास कॉम्प्लेक्स है उसको प्रति हमारी समझ पैदा करता है, एंड यूज़ इट टू अचीव देयर गोल्स। तो उनको उपयोग करके हम अपने गोल्स को प्राप्त कर सकते हैं, उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हम एनालिसिस के बारे में आज देखा हमने। तो इस प्रकार से बहुत छोटा सेशन था, खाली आज सब्जेक्टिव ज़्यादा था। आगे जाके हमारे जब प्रैक्टिकल चालू होंगे यही सब चीज़ें आपको मदद करने वाली हैं। क्या होता है कि यदि हम किसी से पूछें कि भाई आपको डेटा एनालिटिक्स पढ़ना है तो 100 लोग हाथ उठा देंगे, बट यदि बोलेंगे आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है तो एक भी हाथ नहीं उठाएगा, क्योंकि जब तक स्टैटिस्टिक्स की समझ नहीं होगी आपको डेटा एनालिस्ट आप बन ही नहीं सकते हो आप, है ना। एनालिसिस की समझ ही नहीं आएगी, स्टैटिस्टिक्स उसका कोर है जो बताया था। आज एज ए कंसल्टेंट मैंने काफ़ी कंपनियों में देखा है कि जो डेटा एनालिस्ट हैं उनको स्टैटिस्टिक्स नहीं आता। 90% डेटा, 80%, 90% डेटा एनालिस्ट को वो कुछ भी इंसाइट्स निकाल के परोस देते हैं, और जो काम 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में होना उसमें महीने भर लगे रहते हैं। तो उनको मालूम ही नहीं है कि भाई मैं सही निकाल रहा हूँ, कॉन्फिडेंट नहीं है वो लोग कि मैं ये सही निकाल रहा हूँ, गलत निकाल रहा हूँ। बार बार उसको करके देखते हैं अलग अलग एंगल से, है ना। वो इस तरह से चीज़ें चलती हैं। ये सीधा वैसा ही है। एक किस्सा है कि डेटा एनालिस्ट 80% किस तरह से काम कर रहे हैं कंपनियों में। मेरे पास कई केस आते हैं एज ए कंसल्टेंट, जब लोग कहीं स्टक हो जाते हैं द कंपनी कॉल्ड मी, और जो डेटा एनालिस्ट खुद भी स्टक हो जाते हैं तो फिर वो मुझे मिलाते हैं और मैं देखता हूँ उसमें। इस पे एक किस्सा है मैंने, तो वो मैं बताता हूँ कि एक गांव के गूंगे लड़के को पड़ोस की गांव की बेरी लड़की से इश्क हो जाता है। दोनों मिलने लगते हैं कहीं खेत के आसपास, मंदिर के आसपास, गांव के बाहर जो मंदिर है वहाँ मिलने लगते हैं। एक दिन लड़की का चाचा जो कि अंधा है उनको देख लेता है और वो दौड़ता हुआ जाता है। लड़की का बाप जो कि व्हीलचेयर पे बैठा है, दोनों टांगों से अपाहिज, उनको जाके बताता है कि आपकी लड़की फलाने फलाने छोरे से उस गांव के मिलती है। वो लड़की के बाप को बहुत गुस्सा आता है, वो उठता है,
चेयर से, दौड़ता हुआ अंदर जाता है, तलवार निकालता है, बाहर आता है, कार का गेट खोलता है, मोटरसाइकिल पे बैठता है और खेत की तरफ चल देता है। वहाँ वो घोड़े से उतरता है, बंदूक लड़के की तरफ तानता है, ट्रिगर दबाता है, बंदूक में से तीर निकलता है, लड़के पे जाके ग्रेनाइट फट जाता है। तो इस कहानी में कहीं भी सरपाव नहीं है। ऐसा ही मैक्सिमम लोग डेटा एनालिस्ट जो है, जिनको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का नॉलेज नहीं होता है, स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज नहीं होता है प्रॉपर, वो हिट एंड ट्रायल मेथड ही यूज़ करते हैं कि यार ये निकाल लो इसका ये आ रहा है, ये निकाल लो इसका ये आ रहा है, और सेंस क्या आ रहा है उससे उन्हें नहीं मालूम है ना। तो ये स्टैटिस्टिक्स बहुत कंपलसरी है, इसलिए आगे के सेशन में हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम कुछ प्रैक्टिकल, कुछ वाइट बोर्ड पे समझेंगे। जो नेक्स्ट सेशन है हमारा बहुत अच्छा रहेगा। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में हम देखेंगे जो डिस्क्रिप्टिव अलग अलग एनालिसिस होते हैं, यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट, मल्टीवेरिएट एनालिसिस कैसे किए जाते हैं, उसमें किन बातों का ध्यान रखा जाता है। अब हमारा इंटरेस्ट चालू होगा कि हम अब प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स सीखना चालू करने वाले हैं नेक्स्ट सेशन से। सो थैंक्स ऑल ऑफ यू। यदि आपको मेरे सेशंस अच्छे लग रहे हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल बटन जरूर दबाएं, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोस हैं वो आपको उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। और स्टडी मटेरियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस ड्राइव के लिंक को सेव कर लें, वहीं पर पूरा आगे का फ्यूचर का स्टडी मटेरियल अपलोड किया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। थैंक यू ऑल ऑफ यू।